हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट में 30 क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको हिंदी में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए इनमें से क्या है जो कि अक्सोन जो परत होती है उसको नष्ट करता है। तो इसका आपको सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। क्योंकि क्लोरीन एक ऐसा पदार्थ है जो कि जो अक्सोन की परत होती है उसको नष्ट करता है। अक्सोन की परत आपको किस लेयर में मिलती है? तो वो मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर में। आगे बात करते हैं। इसमें से आपको बताना है कि जो हमारा कॉलोनियल पीरियड था, यानी कि जो ब्रिटिश पीरियड था, अब औपनिवेशिक काल था, उसमें भारत में जो हमारा ट्रेड था उसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निर्यात अधिच्छेद। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा एक्सपोर्ट था, यानी कि जो हम बाहर सामान भेजते थे, वो हमारा काफ़ी सरप्लस में जाता था, क्योंकि जो सामान हम जहाँ पे बनाते थे वो आगे ब्रिटिश में एक्सपोर्ट होता था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। 1799 में महाराजा सवाई सिंह प्रताप सिंह थे, उन्होंने एक भारतीय स्मारक का निर्माण किया था, उसका आपको नाम बताना है। तो उसका नाम था हवा महल। हवा महल इज द राइट आंसर। 1799 में ये बनवाया गया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा। आगे बात करते हैं कि दिल्ली में जो लाल किला और जामा मस्जिद हैं, वे कौन से शासनकाल के दौरान वास्तुकला की उपलब्धियों को स्पष्ट रूप में प्रदर्शित करते हैं? मतलब कि जो देखिए जो दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद है वो किसके द्वारा बनाए गए हैं, इस क्वेश्चन का ये मतलब है। तो ये बनाए गए थे शाहजहां के द्वारा। ए इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं कि एशिया की सबसे लंबी नदी का आपको नाम बताना है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी का बात करें, उसका नाम है यांगत्से रिवर। ये रिवर है चाइना की। और इसकी हम लेंथ की बात करें तो इसकी टोटल लेंथ आती है 6300 किलोमीटर। और अगर दुनिया भर में बात करें तो दुनिया भर में ये तीसरे नंबर पे आती है। तो पहले नंबर की अगर हम बात करते हैं तो पहले नंबर पे आती है नाइल नदी, फिर आती है अमेजन नदी, ठीक है, अमेजन नदी, और फिर तीसरे नंबर पे आती है ये यांगत्से रिवर। अगर हम आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि आप लॉन्गेस्ट रिवर नहीं बल्कि जो सबसे ज़्यादा वाटर को कैरी करती है, यानी कि जिसके साथ सबसे ज़्यादा वाटर की कैपेसिटी है, उसका नाम बताइए, तो उसमें आ जाती है अमेजन नदी, फर्स्ट नंबर पे आ जाती है। आगे बात करते हैं। आगरा में जो जमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? इजी क्वेश्चन है। ताजमहल का निर्माण सबको पता है किसने करवाया था? शाहजहां के द्वारा ही ये जो करवाया गया था निर्माण ताजमहल का। जब उनकी पत्नी थी मुमताज महल, वो बच्चे को जन्म देते समय मर गई थी, तो उनकी याद में ये बनवाया गया था। फिर आगे बात करते हैं कि कौन सी नदी है जो कि बहुत सारे देशों से होकर गुजरती है, यानी कि मैक्सिमम नंबर कंट्री से गुजरती है। तो इस नदी का नाम है डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी ये कुल 8 देशों से होकर गुजरती है। उन 8 देशों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोशिया, सर्बिया और स्लोवाकिया। ये 8 नदी से होकर देशों से गुजरती है। आगे बात करते हैं कि एक्सरे की खोज के लिए 1901 में जो भौतिका का नोबेल पुरस्कार था वो किसे दिया गया था? यानी कि जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार था एक्सरे की खोज के लिए वो किसे प्रदान किया गया था? तो हम एक्सरे की जो खोज है उसके किस लिए पढ़ते हैं? उसे पढ़ते हैं हम विलियम रॉन्टेगन के लिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं कि देखिए एक सिद्धांत दिया गया था कि जो पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा क्षुद्र ग्रह यानी कि जो मिट्योर्स होते हैं वो टकराया था, उसकी वजह से क्या हो गए थे, जो डायनासोर से वो हमारे जो पृथ्वी से वहाँ पे खत्म हो गए थे। तो ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो एक आदमी है जिनका की नाम है लुइस अलावरोइस। आपको इनका नाम याद रखना है, ये सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। आगे बात करते हैं कि आपको बताना है कि कौन से शासनकाल के दौरान उन्हें आर्कटिक किंग, यानी कि जो जैसे कोई वस्तुएं होती हैं, यानी कि जो वास्तुकला होती है, यानी कि जो बिल्डिंग्स होती हैं वो किसके द्वारा ज़्यादा बनवाई गई थी, और इसे विश्व में इसे मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति के लिए अनूठे विकास का साक्षी है। तो आप सबको पता है कि जो वास्तुकला में सबसे ज़्यादा काम किसने किया था, मुगलों की बात करें तो वो था शाहजहां। शाहजहां ने तो ये भी कहा दिया था कि जैसे उन्होंने ताजमहल बनवाया है वाइट कलर का, वो ऐसे ताजमहल के सामने बिल्कुल एक और ताजमहल बनवाना चाहते हैं जो कि ब्लैक कलर का होगा, यानी कि व्हाइट और ब्लैक बिल्कुल आमने सामने होंगे। बट वो इसे बनवा नहीं पाए थे क्योंकि इन्हें इनके जो बेटे ने थे इन्हें
बंदी बना लिया था कि आप बहुत पैसा खर्च कर रहे हो इन ताजमहल वगैरह बनवाने में, क्योंकि ये पूरी तरीके से कंगाल हो चुके थे। आगे बात करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति के लिए सम्राट के दरबार में भेजा। तो आपको याद होगा 1608 में जहांगीर के दरबार में कैप्टन विलियम हॉकिंस आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि वो चाहते थे कि सूरत में वो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका कारखाना खोलें, उसकी अनुमति लेने के लिए वो आए थे 1608 में। तो ये थे जहांगीर। डी इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं। आपको बताना है कि जो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो इनका नाम था सुकुमार सेन। इन्होंने अपनी जो जो पहले इंडिपेंडेंट जो इंडिया के चुनाव हुए थे 1952 के और 57 के, वो अपनी जो थे कार्यकाल में पूरे करवाए थे अच्छे तरीके से। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अब के जो चुनाव आयुक्त हैं जिनकी चीफ इलेक्शन कमीशन है वो कौन है, उनका नाम कमेंट सेक्शन में बताइए, आपका होमवर्क है। फिर आगे बात करते हैं। आपको बताना है कि जो सूर्य का अनुमानित व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का डैश गुना है। तो कितना गुना है? ये गुना है 109 गुना है। ठीक है। फिर आगे बात करते हैं। भारत के आपको सबसे पश्चिमी स्थान का नाम बताना है। अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो ये होती है नॉर्थ, साउथ, ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन, और ये वेस्ट। वेस्ट मतलब पश्चिम, ईस्ट मतलब पूर्व, नॉर्थ में उत्तर, और साउथ मतलब दक्षिण। तो आपको वेस्ट में सबसे जो हमारी इंडिया के वेस्ट नाम है वो बताना है। तो इसका सही आंसर होगा गुहार मोटा। और ये कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। ये गुजरात में स्थित है। आगे बात करते हैं। भारत के आपको सबसे छोटे जिले का नाम बताना है। तो सबसे छोटे जिले का नाम है माहे। और ये कौन से किस में पड़ता है? ये पड़ता है पुडुचेरी में। ठीक है, पुडुचेरी में। और अगर आपसे सबसे लार्जेस्ट का नाम पूछा जाए, जबकि जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारे इंडिया का, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? कच्छ ऑफ, जो हमारा रन ऑफ कच्छ है ना गुजरात का, वो है हमारे इंडिया का सबसे, गुजरात में सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट। फिर आगे बात करते हैं। गुवाहाटी शहर का आपको ऐतिहासिक नाम, यानी कि जो एशियन नेम था उसका, गुवाहाटी शहर कहाँ पे है? असम में। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है, गुवाहाटी नहीं है। तो गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या है? प्रज्ञात ज्योतिषपुर। प्रज्ञात ज्योतिषपुर। आगे बात करते हैं। आपको बताना है कि उत्तर भारत में जो चार धाम यात्रा होती है उनमें से इसमें कौन सा एक हिस्सा नहीं है। तो बद्रीनाथ है, गंगोत्री है, वैष्णो देवी नहीं है। वैष्णो देवी कहाँ पे आता है? जम्मू एंड कश्मीर में। केदारनाथ भी है। तो चौथा कौन है? चौथा है हमारा यमुनोत्री। ठीक है, यमुनोत्री। आगे बात करते हैं। भारत की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित सबसे पुराने बंदरगाह का आपको नाम बताना है। तो जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया था सबसे पुराना पोर्ट, उसका नाम है कोलकाता पोर्ट। ठीक है। और अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। और जो हमारे इंडिया का सबसे पुराना पोर्ट है। आपको आगे बताना है कि जो खादी और ग्राम उद्योग आयोग आया था उसे कौन से वर्ष में लाया गया था, यानी कि जो इसका एक्ट बनाया गया था, ये बॉडी बनाई गई थी एक्ट के जरिए। जो एक्ट के जरिए कोई भी बॉडी बनती है तो उसे बोलते हैं हम स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि जो एक्ट के अधीन बनती है। ठीक है। एक तो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसे कि इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन का हमारे पास क्या आर्टिकल है? 324 आर्टिकल की बात करते हैं ना, तो वो कौन सी होगी? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बट जो बॉडी हम जो एक्ट के जरिए बनाए उसे बोलते हैं हम स्टैट्यूटरी बॉडी। तो इसे कौन से एक्ट में लाया गया था? तो ये लाया गया था 1956 में। 1956 में इसका एक्ट पास किया गया था और ये बॉडी बनी थी 1957 में। तो आपको दोनों बातें याद रखनी है। आगे बात करते हैं कि देखिए 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात के बरदौली के स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको याद होगा 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात के जो बरदौली है वहाँ पे एक बहुत बड़ा उसका आंदोलन हुआ था, जिसका किया था नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपने किया था। क्यों किया था? क्योंकि जो किसानों पे हाई टैक्सेस लग रहे थे उसके विरोध में ये किया था। यहीं पे उन्होंने जो बरदौली की जो औरतें थी, इन्होंने सरदार की उपाधि, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे उन्हें ये उपाधि दी गई थी बरदौली की औरतों के द्वारा। फिर आगे बात करते हैं। तो आपको बताना है कि जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी जी आपको पता होगा लॉर्ड इरविन के बीच में 1931 में एक समझौता हुआ था, उसमें से कौन सी एक शर्त नहीं थी? तो पहली शर्त थी कि जो उस समय है 1930 में आपको पता होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था। तो उस क्षेत्र में कहा गया था कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, यानी कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, उसे वापस ले लिया जाएगा। बिल्कुल सही।
जो नमक कर था, यानी कि जो जो इंडियंस से उनके नमक बनाने की मनाही थी, उस कर को अब हटा लिया गया था। कानूनी रूप से उत्पादन करने, व्यापार करने और बेचने की अनुमति हमारे इंडियंस को प्रदान कर दी गई थी। तो आप देखिए, ये भी बहुत विडंबना की बात है कि हम अपने देश में रहते हुए जो नमक था वो भी नहीं बना सकते थे, जो कि हमारे देश का ही था। उसके लिए भी हमें आंदोलन करना पड़ा था गांधी जी को। फिर बात करते हैं खाद्य उत्पादन से कर वापस लेने की शर्त। ऐसी कोई भी शर्त उसमें नहीं की गई थी। और चौथी शर्त थी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जो आपको पता होगा गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे, यानी कि जो टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भाग लेने के लिए भारतीय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने अपनी जो, क्योंकि आपको पता होगा फर्स्ट में जो नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, सेकंड में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस शर्त के अकॉर्डिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आगे बात करते हैं कि देखिए, मैंने आपको अभी क्वेश्चन ये बताया है कि जो हमारा चुनाव आयोग है, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन है, उसमें आपको बताना है कि उसका आर्टिकल कौन सा है। तो इसका आर्टिकल है आर्टिकल 324, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और ये कौन कौन से इलेक्शंस करवाता है, एक तो आपको याद होगा लोकसभा के, राज्यसभा के, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, और जो बाकी की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं और काउंसिल्स होती हैं, ये सारे इलेक्शंस करवाए जाते हैं जो हमारे इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है उसका काम क्या होता है कि जो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं और साथ में म्यूनिसिपैलिटीज, यानी कि जो नगर निगम के चुनाव होते हैं, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन अपने अंडर करवाता है। आगे बात करते हैं, जो पुस्तक है एक राज्य तरंगिणी, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है कल्हण के द्वारा। कल्हण ये जम्मू और कश्मीर से बिलोंग करते थे। तो अब आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय जो केंद्र की बात करें, केंद्र और राज्य संबंधों की बात करें, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा पार्ट 11 है, जिसका आर्टिकल 245 से 255 तक है, उसमें ये बताया गया है कि जो केंद्र और राज्य के जो लेजिस्लेटिव के संबंध है, बताया गया है कि केंद्र कोई भी हमारे इंडिया का जो कोई भी पार्ट है, चाहे वो स्टेट है, चाहे यूनियन टेरिटरीज है, या फिर कोई भी पार्ट जो इंडिया ने ऑक्यूपाई कर रखा है अपने अंडर, वो उसके लिए कानून केंद्र सरकार बनवा सकती है। तो इसका जो जिक्र है वो पार्ट 11 में किया गया है। भारत में किसी राज्य या उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो आपको बताना है कि जो हमारी जो हाई कोर्ट है उसकी जो पहली चीफ जस्टिस थी वो कौन थी। तो इसका नाम था लीला सेठ। लीला सेठ जो फातिमा बीबी थी वो एक सुप्रीम कोर्ट की जज थी पहली, ठीक है। लीला सेठ थी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस। आगे बात करते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। मतलब कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस अपॉइंट होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जो राष्ट्रपति होता है यानी कि प्रेसिडेंट, उसका आर्टिकल कौन सा है वो बताना है आपको। तो आर्टिकल 124 क्लोज 2 के तहत ये काम किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर आगे बात करते हैं, जो स्वदेश दर्शन योजना था उद्देश्य था पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना। यानी कि एक ऐसी योजना लाई गई थी ताकि जो हमारे भारत में जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो पूरे 13 ऐसे सर्किट चुने गए थे। तो यहाँ पे 4 सर्किटों के नाम दिए गए हैं, उनमें से एक सर्किट नहीं है, आपको उसका नाम बताना है। उस सर्किट का नाम क्या होगा, महाभारत सर्किट। डी इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्तियों के लिए बने कॉलेजियम के प्रमुख भारत के डैश होते हैं। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस अपॉइंट होते हैं उसके लिए क्या बनाई जाती है, कॉलेजियम बनाई जाती है। इसके बाद कॉलेजियम की रिकमेंडेशंस के आधार पर ही प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो उस कॉलेजियम के हेड कौन होते हैं, वो होते हैं हमारे भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। डी इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की। जो हुमायूं का उत्तराधिकारी था वो क्या होता है, एग्जाइल, निर्वासन होता है एग्जाइल, यानी कि वनवास में पैदा हुआ था और वह केवल 13 वर्ष के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। वो कौन थे, तो वो थे अकबर। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर ने कितने सालों में जो गद्दी थी राजा की वो ग्रहण कर ली थी। तो वो 13 साल की उम्र में ही उन्होंने जो गद्दी थी वो ग्रहण कर ली थी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका अकबर। ए इज द राइट आंसर। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।